1945 की एक विमान दुर्घटना, बिना शव, बिना सबूत। क्या नेताजी सच में शहीद हुए या सच आज भी छुपा है? कहते हैं मरे हुए लोग कुछ नहीं कहते, पर क्या हो अगर कोई कभी मरा ही ना हो। देखिए, पिछले 70 सालों से भी ज्यादा वक्त से एक सवाल भारत की रातों की नींद उड़ाए हुए है। तारीख थी 18 अगस्त 1945। ये वो दिन था जब हमें बताया गया कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस एक प्लेन क्रैश में नहीं रहे। लेकिन सरकारी फाइलों के ठीक नीचे एक और ही कहानी सांस ले रही है। एक कहानी एक गुमनाम साधु। चलिए वक्त में पीछे चलते हैं। तारीख 18 अगस्त 1945। जगह ताइहुको एयरपोर्ट, जो आज ताइवान है। तो ऑफिशियल कहानी यह है कि नेताजी एक जापानी बॉम्बर प्लेन में बैठे और टेक ऑफ के फौरन बाद ही प्लेन का इंजन फेल हो गया और वो सीधा जमीन से जा टकराया। कहानी को आगे ऐसे बढ़ाया गया कि नेताजी बुरी तरह झुलस गए थे, मतलब उन्हें 3rd डिग्री बर्न्स हुए थे। उन्हें पास के एक मिलिट्री अस्पताल ले जाया गया और डॉक्टरों ने कहा कि उसी रात उनकी मौत हो गई। बस, केस बंद, फाइल बंद। पर असल में ये तो बस शुरुआत थी। अब इस सीधी सादी कहानी में पहली दरार को देखिए। कई दशक बीत गए, साल आया 1999। भारत सरकार ने जस्टिस मनोज मुखर्जी की अंडर में एक कमीशन बनाया, और जब जस्टिस मुखर्जी की टीम सुराग ढूंढते ढूंढते ताइवान पहुंची तो उनके हाथ कुछ ऐसा लगा जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, वो पीले पड़ चुके पुराने रजिस्टरों के पन्ने पलट रहे हैं। ताइपे के शमशान घाट के 1945 के रिकॉर्ड्स। उन्होंने 18 अगस्त और उसके बाद के कई हफ्तों के रिकॉर्ड्स खंगाले, और जानते उन्हें क्या मिला? कुछ भी नहीं, एक खाली पन्ना। सुभाष चंद्र बोस के नाम का कोई डेथ सर्टिफिकेट नहीं था, उनके दाह संस्कार का कोई रिकॉर्ड नहीं था। और इसी खाली पन्ने ने एक धमाका कर दिया। जस्टिस मुखर्जी ने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा कि हाँ, नेताजी अब नहीं रहे, लेकिन उनकी मौत उस तथाकथित प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, अगर वो ताइवान में नहीं मरे तो फिर वो गए कहां? देखिए, शुरू में कुछ थ्योरीज ने कहा कि वो सोवियत संघ यानी रूस चले गए थे, लेकिन 1950 आते आते वो बातें भी खत्म हो गईं। और जैसे ही रूस का चैप्टर बंद हुआ, भारत के अंदर एक नई खुसर-फुसर शुरू हुई। एक ऐसे साधु की जिसका कोई नाम नहीं था, एक गुमनाम साधु। अब ये कहानी ताइवान से निकलकर सीधा उत्तर प्रदेश आ जाती है। 1950 के दशक में एक साधु यहां आकर बसते हैं। वो इतने रहस्यमयी थे कि किसी से भी सीधे बात नहीं करते थे, हमेशा एक पर्दे के पीछे से। लोगों ने उन्हें नाम दे दिया गुमनामी बाबा। पर वो कोई आम संत नहीं थे, बिल्कुल नहीं। जो भी लोग उनसे मिले, वो 3 बहुत अजीब बातों का जिक्र करते हैं। पहली, उनकी आवाज। आवाज में एक ऐसा रौब था जो लोगों को आजाद हिंद फौज के रेडियो प्रसारण की याद दिलाता था। दूसरी, उन्हें दुनिया भर की खबरों में बहुत ज्यादा दिलचस्पी थी। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, वो नेताजी की एक बहुत करीबी सहयोगी लीला रॉय को लगातार चिट्ठियां लिखा करते थे। करीब करीब 30 साल तक वो इसी तरह गुमनामी में जिए, और 1985 में उनका निधन हो गया। असली भूचाल तो उनकी मौत के बाद आया, जब अदालत के आदेश पर उनके कमरे से मिले लोहे के बक्सों को खोला गया। उन बक्सों से जो निकला उसने सबके होश उड़ा दिए। जरा इन सोने के फ्रेम वाले गोल चश्मों को देखिए। ये बिल्कुल वही स्टाइल है जो नेताजी की पहचान बन चुका था। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? पर बात सिर्फ चश्मे की नहीं थी। एक सादा जीवन जीने वाले साधु के पास से एक विंटेज रोलेक्स घड़ी मिलती है, जर्मनी में बनी मिलिट्री ग्रेड दूरबीन मिलती है, और सबसे चौंकाने वाली चीज, नेताजी के माता पिता की तस्वीर। तो सवाल यह है कि एक गुमनाम साधु के पास ये सब कहां से आया? और फिर जांच करने वालों को मिला वो सबूत जिसे इस केस का स्मोकिंग गन कहा जाता है, गुमनामी बाबा के चिट्ठियों की लिखावट। जब उनकी हैंडराइटिंग को नेताजी की हैंडराइटिंग से मिलाया गया तो देश के सबसे बड़े हैंडराइटिंग एक्सपर्ट बी लाल का फैसला बिल्कुल साफ था। दोनों लिखावटें एक ही इंसान की हैं। लेकिन इतने सबूतों के बावजूद कहानी का ऑफिशियल अंत नहीं बदला। सरकार ने संसद में मुखर्जी कमीशन की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। बाबा के सामान से मिले दांतों पर जो डीएनए टेस्ट हुए वो भी बेनतीजा रहे, और कई लोगों ने तो ये भी आरोप लगाया कि सैंपल के साथ छेड़छाड़ की गई थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो जिंदा थे तो इस सच पर पर्दा क्यों डाला गया? क्या इसकी वजह ये थी कि ब्रिटिश सरकार ने उन्हें वॉर क्रिमिनल यानी युद्ध अपराधी घोषित किया हुआ था? क्या आजाद भारत को अपने ही सबसे बड़े हीरो को दुनिया के सामने पेश करना पड़ता?
सच को दबाने के लिए दांव पर बहुत कुछ लगा था। शायद हमें वो सच कभी पता ना चले जिस पर सब यकीन कर सकें। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे उनकी मौत ताइवान के मलबे में हुई हो, या रूस की किसी जेल में, या फिर फैजाबाद के एक अंधेरे कमरे में, सुभाष चंद्र बोस ने इस देश के लिए सिर्फ अपनी जान ही नहीं, अपनी पूरी पहचान कुर्बान कर दी। अगर गुमनामी बाबा ही नेताजी थे तो एक पल के लिए सोचिए, उन्होंने अपने ही देश को आज़ाद हवा में सांस लेते हुए एक पर्दे के पीछे से देखा होगा, उस सम्मान से कोसों दूर जिसके वो हकदार थे। और अगर वो नहीं थे तो फिर ये गुमनाम साधु इतिहास का सबसे बड़ा और रहस्यमयी इत्तेफाक है। तो क्या वो भेष बदलने का माहिर था, या ये सब सिर्फ एक संयोग? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ऐसी सच्ची, गहरी और इतिहास से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। नीचे कमेंट्स में अपना पसंदीदा हीरो या टॉपिक जरूर बताइए, हम उस पर अगला वीडियो जरूर बनाएंगे।